हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे है सैटरडे, जो हमने रखा है ऑल्टरनेटिवली साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। ओके, तो आज हमारा होएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने आप सबसे व्यूज़ लिए थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या प्लान अप कर रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज चलेंगे। टॉपिक उठाया, उसके बेसिक्स कवर किए, फिर हम टेक्नोलॉजी, तो ऐसे हमारे सब टॉपिक्स भी कवर होते रहेंगे। एंड जब रिवीजन करेंगे तब हम ये सारे टॉपिक्स भी रिवाइज कर लेंगे, और जो कुछ नया हैपनिंग होगी, करंट हैपनिंग, वो भी हम कवर कर लेंगे। आई होप ये वे आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सब आपके डिमांड ओरिएंटेड ही मैंने डिसाइड किया है। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा स्पेस हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक्स ऑफ स्पेस पे। ओके, तो बेसिक्स ऑफ स्पेस पहले अगर आज कवर हो गए सारे तो ठीक है, अदरवाइज अगले सेशन में भी कुछ बेसिक्स ऑफ स्पेस कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज। तो ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली हम ट्राई करेंगे सब कुछ कवर हो जाए हमारा स्पेस का। ओके, तो आइए फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के 5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी से बनाया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली कईयों के लिए बहुत इजी होएगा, कईयों के लिए थोड़ा ट्रिकी होएगा, बिकॉज आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो 3 टर्म्स में, मीटियोर, मीटियोराइट एंड मीटियोराइड। दैट मीन्स ITE एंड IDE। तो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन फ्रेम किया है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, प्लीज आप सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन न्यूज में बहुत रहता है, स्पेस डेब्रिस। तो स्पेस डेब्रिस का बेसिक्स देख लेते हैं अभी। टेक्नोलॉजी जो इसरो, नासा जो ये सब स्टेप्स ले रहे हैं वो हम अगली बार देख लेंगे। देन ब्लैक होल, ये भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, इस पे यूपीएससी बहुत बार पूछ चुकी है, PVQ भी, और न्यूज में भी है ये। तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है स्पेस में या नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो उस पर क्वेश्चन है ये। देन फोर्थ सोलर फ्लेयर्स, ये यूपीएससी 2 बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। सोलर फ्लेयर्स न्यूज में भी रहता है, एल नीनो की वजह से, सन स्पॉट्स की वजह से। सन को भी अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसरो भी मिशन लॉन्च कर रहा है, नासा भी लॉन्च कर रहा है सन को स्टडी करने के लिए। ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज हो रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया। बेसिक क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। एंड लास्ट ऑर्बिट्स, तो ऑर्बिट्स का भी आइडिया होना चाहिए, बिकॉज वेरियस टाइप ऑफ ऑर्बिट्स आर देयर, सन सिंक्रोनस, पोलर ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, इतनी सारी ऑर्बिट्स है, तो उसको ध्यान में रखिए क्वेश्चन फ्रेम किया। और ये PVQ है, बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग यूज करना और क्वेश्चन सॉल्व होएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पॉज करो और आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं था, डायरेक्टली करेक्ट ही पूछ रहा है, पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है। अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट कह रहा है शूटिंग स्टार इज अ मीटियोराइट, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो डायग्राम भी मैंने शेयर किया है। देखो 3 टर्म्स होती है, मीटियोर, मीटियोराइट एंड मीटियोरॉइड। तो मीटियोराइट के स्पेस डेब्रिस है जो स्पेस में प्रेजेंट है। तो ये क्या एक ब्रोकन पार्ट ऑफ रॉक, किसी प्लैनेट का रॉक है जो फ्लोट कर रहा है, तो वो अर्थ के एक्सटीरियर एटमॉस्फेयर में, और यू कैन से स्पेस में है, तो उसको बोलते हैं मीटियोराइट। पर जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तो क्या होएगा? अब वो जो एंटर कर रहा है तो अर्थ की गैसेस प्रेजेंट है, अर्थ की डिफरेंट लेयर्स है, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगी। फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, थोड़े से उस मीटियोराइट में कुछ थोड़ा सा ग्लो स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं मीटियोर, उसको हम बोलते हैं मीटियोर। और वो जो बर्निंग, थोड़ा सा बर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार, राइट। तो मीटियोर इज नोन एज शूटिंग स्टार। सो जो ऑप्शन में क्या था, शूटिंग स्टार इज मीटियोराइट, वो रॉन्ग है। और जब मीटियोर एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ के सरफेस पे गिर गया, तो हम क्या बोलते हैं? मीटियोराइट। और आपको याद होगा मीटियोराइट हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, इट इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ अर्थ्स इंटीरियर इंफॉर्मेशन, तो वहां पे भी मीटियोराइट लिखा था हमने, तो ये ध्यान रखना बस। ओके, एंड एनसीईआरटी बेस्ड एक स्टेटमेंट थी, जो मेसोस्फीयर लेयर है बेसिकली वहां पे ये बर्न अप स्टार्ट होते हैं मीटियोराइट्स। तो आंसर करेगा सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। तो आपको एक नई इंफॉर्मेशन मिल गई, मेसोस्फीयर जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है उसमें बर्न होते हैं मीटियोराइट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन ये किस पे है? स्पेस डेब्रिस। अब स्पेस डेब्रिस में क्या है? बेसिकली स्पेस डेब्रिस 2 तरह के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या हो गया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं स्पेस में, और वो अगर हमारी सैटेलाइट की मूवमेंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस डेब्रिस।
ऐसी कुछ जैसे हम रॉकेट्स भेज रहे हैं, देन ह्यूमंस भी जा रहे हैं तो ह्यूमन वेस्ट जनरेट हो रहा है, देन वहाँ पे अगर रॉकेट्स है उसके कुछ पार्ट्स अगर ब्रेक होंगे तो वो भी ऑर्बिट्स में रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो भी डेब्रिस हो गया। तो बेसिकली स्पेस डेब्रिस कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सो इट कंसिस्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या आगे स्मॉल पीसेस ऑफ कॉमेट्स आ गए, मीटेओराइड्स आ गए। ऐसी आर्टिफिशियल में क्या आगे जो नॉन फंक्शनल मैन मेड ऑब्जेक्ट इन स्पेस यूजली ऑर्बिटिंग द अर्थ। सिंपल डेफिनेशन मैन मेड जो होते हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो वर्क नहीं कर रहे, फंक्शनल नहीं है। ध्यान रखना जो सैटेलाइट, जो सपोज नाविक सैटेलाइट है वो रोटेट कर रही है पर अभी वो फंक्शनल है तो वो डेब्रिस नहीं है, पर अगर नॉन फंक्शनल हो गया तो वो डेब्रिस बन जाएगा। ओके, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। फिर सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्पेस डेब्रिस आर ओनली फाउंड इन लो अर्थ ऑर्बिट। यूजली न्यूज में क्या रहता है कि लोअर ऑर्बिट में हमारे मैक्सिमम सैटेलाइट्स रहते हैं, उनको अफेक्ट हो रही है उनकी फंक्शनिंग में, बट स्पेस डेब्रिस हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी मिलते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे क्या टर्म यूज किया ओनली। अगर सिर्फ लिखा होता फाउंड फिर ये ऑप्शन सही होता, पर ओनली टर्म लिख दिया तो इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। देन थर्ड ये कॉन्सेप्ट है स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड, तो ये क्या है केस्लर सिंड्रोम। अब केस्लर सिंड्रोम क्या है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट दिया गया था 1970s में। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, देखो स्पेस डेब्रिस प्रेजेंट है, अब स्पेस डेब्रिस और भी प्रेजेंट है तो वो आपस में टकराएंगे। जब दो पीसेस आपस में टकरा रहे तो क्या होगा, उसके और छोटे छोटे पीसेस जनरेट होंगे, फिर वो आपस में फिर से टकराएंगे। तो पहले अगर सपोज दो पीसेस थे वो टकराए, कोलाइड हुए, सो इट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ सपोज 3 पीसेस। नाउ फ्यूचर में अगेन दे कैन कोलाइड विद ईच अदर, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मोर, सपोज 5। सो दिस विल, तो बेसिकली क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट हो गया, राइट। और यू कैन से ऑटोमेटिक साइकिल स्टार्ट हो गया कि वो और फ्यूचर में वो कोलाइड करेंगे, टकराएंगे और उससे और डेब्रिस जनरेट होता रहेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं केस्लर इफेक्ट या केस्लर सिंड्रोम, और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऑब्जर्व होता है। सो इट इज अ सेल्फ सस्टेनिंग कैस्केडिंग कोलिजन ऑफ स्पेस डेब्रिस। सेल्फ सस्टेनिंग हो गया बिकॉज दो डेब्रिस से और डेब्रिस क्रिएट हुए, फिर उनसे और ज्यादा डेब्रिस क्रिएट हुए। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर इज बी। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस डेब्रिस इज इन लोअर अर्थ ऑर्बिट, स्टेटमेंट 2 को अगर हम देखें, बट सम इज फाउंड इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऑल्सो। तो प्लीज ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट 3 केस्लर इफेक्ट सिंड्रोम, ये मैंने समझा दिया आपको। बेसिकली चेन रिएक्शन स्टार्ट्स वेयर मोर एंड मोर सब्जेक्ट्स विल कोलाइड एंड क्रिएट न्यू स्पेस जंक इन द प्रोसेस। तो ये एक एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब क्या हमें ऑलरेडी अगर स्पेस डेब्रिस पड़ा होएगा और हमें अब न्यू सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो हमें स्पेस डेब्रिस को भी ध्यान में रखना है, तो हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग दी सैटेलाइट। तो ये चीज़ें बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो देयर आर सम इंटरनेशनल गाइडलाइंस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो इंटरनेशनल गाइडलाइंस क्या बोलती है कि कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट है लो अर्थ ऑर्बिट में, एलईओ मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट में, और वो 25 ईयर्स के लिए प्रेजेंट है, विद इन 25 ईयर्स ऑफ द एंड ऑफ द मिशन खत्म हो गया, उसके विद इन 25 ईयर्स में प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। ओके, पर इस गाइडलाइन को हार्डली फॉलो कर रहे, ओनली 60% ऑफ मिशंस हैव बीन अबाइडिंग टू दीज गाइडलाइंस, वरना कोई फॉलो नहीं करता। ओके, और स्पेस डेब्रिस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसरो हमारी जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो एक इनिशिएटिव लेके आए, नेट्रा, प्रोजेक्ट नेट्रा, राइट। तो ये ध्यान में रखना प्लीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन ब्लैक होल। तो ब्लैक होल क्या होता है, पहले हम थोड़ा बेसिक्स आइडिया ले ले फ्रेंड्स, ब्लैक होल क्या होता है। ओके, तो बेसिकली पहले क्या होता है, हमें पता है बिग बैंग थ्योरी हुई, कूलिंग ऑफ टेम्परेचर हुआ तो नेबुला गैसेस फॉर्म हुए, नेबुला गैसेस से क्या हुआ, स्टार्स फॉर्म हुए, राइट। तो स्टार्स फॉर्म हुए। अब स्टार्स में पहले मुझे बताओ वीडियो पॉज करके कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, और मुझे ये भी बताओ आजकल न्यूज में है ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन, इससे रिलेटेड कौन सी टेक्नोलॉजी अब अक्रॉस द वर्ल्ड बना रही है या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं हम, और उस प्रोजेक्ट में क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 3 चीजें, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, और कौन सा क्या कहते हैं इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिकॉज यूपीएससी इन 3 डायमेंशन से ही पूछेगा प्रीवियस ईयर। ओके, तो बेसिकली स्टार्स में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 एटम्स आपस में टकरा रहे हैं एंड दे आर क्रिएटिंग वन एटम, सपोज हाइड्रोजन और हीलियम, यूजली यही 2 होते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। ये हमारे प्री मॉडियल एटमॉस्फेयर में भी था और यू कैन से अर्ली एटमॉस्फेयर, तो आपस में टकराए और इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, सपोज हीलियम एटम और एनर्जी।
तो बेसिकली 2 से 1 एटम बन गया, तो फ्यूजन हो गया, फ्यूज। तो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ह्यूज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली अब स्टार्स को हम 2 में डिवाइड करते हैं। अब ये अगर रिएक्शन कोर ऑफ द स्टार में हो रहा है तो क्या होएगा, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज स्टार और एनर्जी रिलीज होती रहेगी, सो इट विल फॉर्म रेड सुपर जाइंट। पर विद टाइम क्या होगा, वो फ्यूल हाइड्रोजन हीलियम की क्वांटिटी कम होती रहेगी, सो व्हाट वुड हैपन, वो जो इनका कोलैप्स होता रहेगा वो स्टार, सो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सुपरनोवा, हम सुपरनोवा स्टेज बोलते हैं। सो देयर इज अ सडन कोलैप्स एंड देन उसी बीच में थोड़ी सी इग्निशन फिर से स्टार्ट होगी, कुछ हाइड्रोजन हीलियम कहीं और से अगर आगे उस स्टार में। सो सडन रीइग्निशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन अ डीजेनरेट स्टार। डीजेनरेट मतलब जिसकी फ्यूल खत्म हो रहा था, राइट, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो कोलैप्स कर गया तो छोटा साइज बन गया, तो उसको बोलते हैं सुपरनोवा स्टेज, राइट। अब सुपरनोवा स्टेज में और क्या हो गया, वो और फर्दर कोलैप्स कर जाए, इट में लीड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार। और इफ समटाइम्स व्हाट में हैपन, मास इतना कंडेंस कर जाए एक पॉइंट पे, तो सुपरनोवा से क्या बनता है, ब्लैक होल। सो ब्लैक होल बेसिकली क्या है, एक ऐसा एक रीजन है हमारे स्पेस में जहां पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, एक टर्म हम यूज करते हैं, ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, राइट। तो एक पॉइंट है जहां पे ग्रेविटी और डेंसिटी इनफाइनाइट वॉल्यूम है, इनफाइनाइट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी बेसिक लॉज होते हैं फिजिक्स के लॉज, न्यूटन लॉज हो गए, आइंस्टाइन के लॉज हो गए, वो सब एप्लीकेबल नहीं हो रहे वहां पे, राइट। और वहां से इतना डेंस है, अगर वहां पे अंदर कुछ चलेगा तो बाहर नहीं निकल पाता, सो वो लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से रीजन क्या, हम ब्लैक होल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम देख नहीं पा रहे। अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो, बिकॉज मुझ पर लाइट गिर रही है, तो लाइट मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ तभी आप मुझे देख पा रहे हो। पर ब्लैक होल में क्या हो रहा है, उस पर अगर आप कोई लाइट फॉल कर रही है तो वो लाइट वापस नहीं आ रही, तो आप देख ही नहीं पा रहे उस चीज को। सो दिस इज रीजन व्हाई इट इज नोन एज ब्लैक होल, राइट। और एक और प्रोसेस क्या होता है स्टार्स में, अगर जो न्यूक्लियर फ्यूजन वो आउटसाइड द कोर एरिया हो रहा है, सो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टार, बिकॉज कम एनर्जी रिलीज हो रही है, देन इट फॉर्म्स रेड जाइंट। एंड रेड जाइंट के बाद फिर उसके बाद क्या होगा, फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया, इट विल स्टार्ट कोलैप्सिंग, और ग्रेविटेशनल की वजह से क्या होगा, वो सारी जो उसके आउटर लेयर है वो कोर की तरफ अट्रैक्ट होती रहेगी, तो और साइज छोटा हो गया, तो उसको हम बोलते हैं हम प्लैनेटरी नेबुला, एंड इट विल फाइनली टर्न इनटू व्हाइट ड्वार्फ्स। तो ये एवोल्यूशन और यू कैन से स्टेजेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें, अब ब्लैक होल का आइडिया आपको लग गया, बेसिक आइडिया। तो अब ये ब्लैक होल का आइडिया किसने दिया था, एक्चुअली एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी 1917 में, थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने प्रेडिक्ट किया था अबाउट दिस ग्रेविटेशनल वेव एंड ब्लैक होल्स, राइट। और ग्रेविटेशनल वेव क्या होता है, इट इज नथिंग बट रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस। सिंपल ये डेफिनेशन है, अक्रॉस स्पेस एंड अक्रॉस टाइम ये एक रिपल्स जनरेट हो रही है ग्रेविटेशनल वेव। तो 4th डायमेंशन भी आ गया। यूजली 3 डायमेंशन की हम बात करते हैं, आप देखोगे 3 डायमेंशन हम देख पा रहे, 3D इमेज क्रिएट हो रही है, इसी में हम 4th डायमेंशन ऐड करते हैं, टाइम वाला डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन स्पेस का हो गया, 4th डायमेंशन टाइम का हो गया, और इसमें अब एक वेव्स जनरेट हो रही है जिनको बोलते हैं ग्रेविटेशनल वेव। सो इट इज अ रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस। आई होप अब ये डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको बहुत ईजी कर दिया मैंने, राइट। सो 4 डायमेंशन ये वेव क्रिएट हो रही है। जैसे अगर मैं ये वेव बना रहा हूं, अभी क्या 3 डायमेंशनल है, इस डायरेक्शन में आ गई लेंथ, मतलब यू कैन से लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट इज होगी, ये 3 डायमेंशन होगी। इसमें टाइम डायमेंशन भी ऐड कर दो तो ग्रेविटेशनल वेव बोलते हैं, ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड मैंने अभी बताया ब्लैक होल में लॉज ऑफ फिजिक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो 1 and 3 आर करेक्ट। पर ऑप्शन में देखो थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, तो 1 and 3 भी करेक्ट। अब सेकंड सही है या नहीं, अब ये थोड़ा न्यू इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। तो सेकंड में क्या क्या बोल रहे हैं, आवर सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल। अब ये क्यों है, बेसिकली देखो, बेसिकली ब्लैक होल क्या है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो सन, ब्लैक होल कैसे बन रहा है, वी हैव नेबुला, उससे लार्ज स्टार बना, फिर रेड सुपर जाइंट, फिर सुपरनोवा, फिर ब्लैक होल। पर जो हमारा सन है वो रेड सुपर जाइंट वो इतना बड़ा स्टार नहीं है कि वो कोलैप्स होकर सुपरनोवा बने और फिर ब्लैक होल बने। हमारा सन बहुत छोटा है, ऑल्दो हमें दिखता बहुत बड़ा है, पर उससे भी बड़े बड़े स्टार्स है हमारे गैलेक्सी में, तो इसलिए सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल। ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, तो आंसर इज बी। तो अगर हम देखें स्टेटमेंट 1 आइंस्टाइन ने तो दी थी, साथ में हमारे फिजिसिस्ट थे स्टीफन हॉकिंग, उन्होंने भी कहा था
कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक होल टू डिक्रीज ओवर टाइम। तो ब्लैक होल का सरफेस एरिया कम नहीं होता, ये ध्यान रखना। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, ये मैंने समझा दिया आपको। हाँ, स्टेटमेंट 2 अबाउट सन था, तो ये क्या बोल रहा है, ब्लैक होल है जहाँ पे ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज़ बीन स्क्वीज इनटू अ टाइनी स्पेस, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, राइट। तो वन डायमेंशनल पॉइंट है ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, दैट मीन्स ब्लैक होल। और जो वेव्स जनरेट करे वो कौन से, 4 डायमेंशनल है, इन दी फैब्रिक ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो अब इस ब्लैक होल में क्या हो रहा है, सो ग्रेविटी इज सो स्ट्रॉन्ग दैट मैटर हैज़ बीन स्क्वीज इनटू अ टाइनी स्पेस, सो दिस कैन हैपन व्हेन अ बिग स्टार इज डाइंग, तभी वो स्क्वीज हो पाएगा। बट आवर सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल एज इट इज नॉट बिग इनफ टू मेक अ ब्लैक होल। तो ये बेसिकली सिंपल प्रोपोजिशन है, तो इसलिए सन विल नेवर टर्न इनटू अ ब्लैक होल। प्लीज ये पॉइंट ध्यान में रखना। एंड नो लाइट्स गेट्स आउट, राइट, सो दैट्स व्हाई दे आर इनविजिबल, बिकॉज जो चीज रिफ्लेक्ट करेगी लाइट को वही विजिबल होती है, बाकी और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होती, विजिबल नहीं होती, सॉरी। ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अभी रिसेंटली हमने ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कैसे किया था, वही विजिबल वाले पॉइंट से ब्लैक होल था, अभी हमने आइडेंटिफाई किया ब्लैक होल कौन से इवेंट से, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप। पहले ये पता होना चाहिए कौन से गैलेक्सी में मिला, गैलेक्सी नेम्ड मेसियर 87, हमारा क्या है मिल्की वे गैलेक्सी, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा भी बोलते हैं, राइट। देन एक्चुअली क्या है, फोटोन, एक फोटोन है जो ब्लैक होल के अराउंड रोटेट कर रहा था, अब वो लाइट एमिट कर रहा था तो हमें विजिबल था, तो उसको हमने ट्रैक किया फोटोन को, फोटोन विजिबल था तो हमें लगा कि वो फोटोन उस ब्लैक होल के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, और वो फोटोन ब्लैक होल में गिर नहीं रहा था, तो इसलिए हमें लगा कि, इसलिए हमने आइडेंटिफाई किया कि वो शायद ब्लैक होल के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो हमने ये यूज़ किया था। बिकॉज ब्लैक होल पूरा ब्लैक है, लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही पर फोटोन से आ रही थी, इसलिए हमने ये आइडेंटिफाई कर पाए, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, सोलर फ्लेयर्स। अब ये क्वेश्चन सन इतना न्यूज़ में है तो उसके रिगार्डिंग है। अब देखो सन के सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स कभी डायरेक्शन चेंज कर जाती है, बिकॉज रिवर्सल ऑफ मैग्नेटिक पोल्स हमें दिखता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पीरियोडिक एक्सप्लोजन्स होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सन के सरफेस पे, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब एक्सप्लोजन हो रही है तो कुछ सन के सरफेस पे कुछ डार्क स्पॉट्स इमर्ज हो जाते हैं, और वो क्या होता है, वो थोड़े से कूलर होते हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द सन, तो उनको हम बोलते हैं सन स्पॉट्स। पर फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, बिकॉज वो डार्कर तो है स्पॉट्स पर हॉटर नहीं है, रादर दे आर कूलर देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन, तो कुछ डार्क स्पॉट्स इमर्ज हो गए, और जब ये इमर्ज होते हैं तब देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर फ्लेयर्स, और ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, एक ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, तो आंसर इसी से ही आ गया 2 और 3। पर अगर वैसे बाकी ऑप्शंस देखें हम, तो सोलर फ्लेयर में बेसिकली क्या हो रहा है, सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, जो मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है लाइट एंड हीट एनर्जी में, तो तभी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मोर हीट इज रिलीज, तभी सोलर फ्लेयर्स की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, राइट। और सोलर फ्लेयर्स हमें पता है बेसिकली ये क्या है, प्लाज्मिक विंड्स है, दैट मीन्स आयनाइज्ड गैसेस। गैस यूजुअली न्यूट्रल होते हैं, पर उनमें अगर आयंस प्रेजेंट होंगे तो उनको बोलते हैं आयनाइज्ड गैसेस या प्लाज्मिक विंड्स। अब ये प्लाज्मिक विंड्स जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आ रहे हैं, नाउ व्हाट वुड हैपन, हमें पता है ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे वैन एलन रेडिएशन बेल्ट और मैग्नेटोस्फीयर भी हम बोलते हैं, मैग्नेटोस्फीयर, और जहाँ पे आयंस ट्रैप्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। सो नाउ व्हाट वुड हैपन, पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली ये क्या है, इसके ऊपर जो नॉर्थ और पोल के आसपास वाला रीजन है वहाँ पे ओपन एरिया है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या ब्लॉक नहीं कर पा रही सोलर फ्लेयर्स को, बाकी जगह सोलर फ्लेयर्स को ब्लॉक कर रही है। सो व्हाट वुड हैपन, सोलर फ्लेयर्स उस एरिया से एंटर करते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के एरिया में, तो जो नॉर्थ और साउथ पोल वाला एरिया, जो हाई लैटिट्यूड वाला एरिया है, वहाँ पे क्या हो रहा है, अब जब एंटर कर रहे हैं तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आइनोस्फीयर में एंटर करेंगे, तो आइनोस्फीयर में जब वो आइंस प्रेजेंट है और सोलर फ्लेयर्स भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो जो ऑलरेडी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह गैसेस जो प्रेजेंट है आइनोस्फीयर में, वो क्या करेंगे, सोलर फ्लेयर्स के साथ रिएक्ट करके वहाँ से आइंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो व्हाट वुड हैपन, ये एटम न्यूक्लियस है, सॉरी, हमें पता है न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं। अब वो क्या करेंगे, जब उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चले जाएंगे जो उसके न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, और फिर आफ्टर सम टाइम दे विल कम बैक, बिकॉज वो नॉर्मल स्टेट में ही आना चाहेंगे। तो जब वो नॉर्मल स्टेट में आएंगे
तो क्या करेंगे, दे विल रिलीज फोटोन, और वो फोटोन क्या है, बेसिकली एक चार्ज पार्टिकल्स है जो रिलीज हो रहे हैं, और वो क्या है, कलरफुल इमेज क्रिएट करते हैं। तभी आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल के अराउंड आपको अरोरा फिनोमेना मिलेगा, इसको हम अरोरा फिनोमेना बोलते हैं। सो सोलर फ्लेयर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अरोराज इन द स्काई। ये इस साल यूपीएससी ने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में भी पूछा था कि सोलर फ्लेयर्स की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आंसर क्या है, 2 और 3। तो आप ये रीड कर सकते हो। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, हाँ प्लीज एक वीडियो पॉज करके मुझे ये जरूर बताना, जो सन स्पॉट्स है ये सन के कौन से पार्ट में बनते हैं। सन के डिफरेंट लेयर्स है, लेयर्स और यू कैन से पार्ट्स ऑफ सन, तो कौन से पार्ट में बनते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो बेसिकली ऑर्बिट्स होती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स। तो अर्थ है, तो अर्थ के जो पास में ऑर्बिट्स होती है उन्हें बोलते हैं हम नियर अर्थ ऑर्बिट्स या लो अर्थ ऑर्बिट्स। फिर कुछ एक हाइट पे मिलती है ऑर्बिट्स जो अप्रॉक्सीमेट, देखो यूपीएससी के लिए आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेट ही याद करना है, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो ऑर्बिट्स है उनको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो देखो फोर्थ ऑप्शन वैसे ही रॉन्ग हो गया, तो आंसर आपका वैसे ही आ जाएगा, फोर्थ रॉन्ग। तो आपको सिर्फ 1 और 3 करेक्ट। सो सेकंड देखना है, सेकंड सही है कि नहीं, और सर्कुलर होते हैं ऑर्बिट्स, तो आपका आंसर वैसे ही आ गया। तो यूपीएससी ने इजी क्वेश्चन फ्रेम किया था। अदरवाइज 36,000, प्लीज मुझे एग्जैक्ट बताओ 35,000 डैश कितने किलोमीटर पे हमें जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मिलती है, बिकॉज स्टेट वाले पूछेंगे ऐसे, यूपीएससी नहीं इतना स्पेसिफिक जाता, यूपीएससी अप्रॉक्सीमेट में ही चलता है। तो वीडियो पॉज करके मुझे बताओ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कितनी हाइट पे है अर्थ के सरफेस से एग्जैक्ट। ओके, तो बेसिकली ये क्या सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी सही है, फोर्थ इज रॉन्ग। अब देखो इसमें बात करें जियो स्टेशनरी नॉट जियो सिंक्रोनस। अब देखो जियो स्टेशनरी होते हैं अर्थ के इक्वेटर है, जो ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर को पैरेलल आपको मिलेंगी 36,000 की हाइट पे, जो अर्थ के इक्वेटर को बिल्कुल पैरेलली मिल रहे हैं उनको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी। बाकी और भी आपको ऑर्बिट्स मिल सकते हैं 36,000 की हाइट पे, राइट, उनको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। और जियो सिंक्रोनस का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, अब जैसे अर्थ रोटेट कर रहा है और जियो सिंक्रोनस की सपोज एक सैटेलाइट है, राइट, सपोज ये अर्थ है और ये जियो सिंक्रोनस की ऑर्बिट है। तो सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे ये सैटेलाइट दिख रही है इस जियो सिंक्रोनस पे, सपोज एट द टाइम ऑफ 4 PM इन द इवनिंग। अब क्या होएगा, अब जो ये सैटेलाइट रोटेट कर रही है जियो सिंक्रोनस में, इसकी भी रोटेशन की स्पीड सेम है जो अर्थ की रोटेशन की स्पीड है। तो मैं आफ्टर 24 आवर्स वापस इसी पोजीशन पे आऊँगा, तो ये सैटेलाइट भी आफ्टर 24 आवर्स इसी पोजीशन पे आएगी, तभी हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस। जियो मीन्स अर्थ, सिंक्रोनस तो अर्थ की रोटेशन की स्पीड के साथ सिंक्ड है, ये सिंक्रोनस है, इसलिए जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस का ये बेसिकली सिग्निफिकेंस है। ओके, सो ऑर्बिट लाइन्स इन द प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, ये तो जियो स्टेशनरी आ गया। तो ये है बेसिकली, एंड ऑर्बिट इज जियो सिंक्रोनस बिकॉज ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है जो अर्थ की इक्वेटर के ऑर्बिट के पैरेलल है, राइट। तो इजी क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो सकता है, राइट। एंड प्लीज आपके लिए एक टास्क है, मुझे बताओ इंडिया एक सैटेलाइट लॉन्च की थी इंडिया ने, वन ऑफ द मोस्ट फेमस है, इस पे यूपीएससी 2 या 3 बार पीवीक्यू भी पूछ चुकी है, हम टेक्नोलॉजीज में भी देखेंगे। तो इस सैटेलाइट का मुझे बताओ कि नाम क्या है, जो जियो सिंक्रोनस में बेसिकली कुछ हमने जियो सिंक्रोनस में प्लेस किया, कुछ हमने स्टेशनरी में, जियो स्टेशनरी में। तो नंबर भी बताओ मुझे एग्जैक्ट, और मुझे बताओ कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बेसिकली, उसका नाम क्या है। तो प्लीज़ ये बताओ, एंड आई होप ये बेसिक्स आपके अब क्लियर हो रहे हैं स्पेस के, थोड़े आपको अंडरस्टैंड भी बिल्ड हो रहा है कि कैसे अप्रोच करना है स्पेस के टॉपिक को। पूरा बेसिक नहीं पढ़ना, वही पढ़ना है जो न्यूज़ में है, और उसको थोड़ा सा जो अगर कोई कॉन्सेप्ट आ गया, जैसे अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पता चल गया ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी, ब्लैक होल का भी आइडिया लग गया, वाइट ड्वार्फ का भी आइडिया लग गया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ में आ जाए, अब आपको पता है वाइट ड्वार्फ, उसका बस नाम याद करना है, टेक्नोलॉजी, वो एप्लीकेशन ही होगी टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो, राइट। एंड फ्रेंड्स हम प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जैसे आपको प्रीमिक्स के क्वेश्चन मिल रहे हैं वैसे आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। इसमें बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड रहेंगे स्टैटिक एंड फैक्चुअल पार्ट, हमारे 3 लेवल्स ऑफ टेस्ट रहेंगे। पहला रहेगा फंडामेंटल टेस्ट, जिसमें रहेगा हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट रहेंगे, सिलेबस को हमने 2 में डिवाइड कर रखा है, राइट। पीवीक्यू बेस्ड, प्रीवियस ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी और फैक्चुअल भी,
राइट। स्टैटिक, करंट फिर सब कवर्ड रहेगा, सॉरी फंडामेंटल में स्टैटिक कवर्ड रहेगा स्टैंडर्ड सोर्सेज के अकॉर्डिंग। देन एडवांस लेवल जाएंगे तो उसमें हम सोर्सेज भी एक्सपैंड करेंगे, करंट फिर भी कवर्ड होएगा और रिवीजन टेस्ट भी होंगे। देन एट द एंड वी हैव 9 फुल लेंथ टेस्ट जिसमें पूरा सिलेबस ऑफ यूपीएससी कवर्ड होएगा। तो वो हर वीक होंगे, वो मोस्ट प्रॉब्ली स्टार्ट होंगे फरवरी ऑनवर्ड्स। तो आप जाओ हमारे पोर्टल पे जाओ, लॉग इन करो। फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी का हुआ है, पॉलिटी का फर्स्ट हाफ सिलेबस वो हमने ओपन रखा है, आप सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा टेस्ट सीरीज का। फिर आप अवेल कर सकते हो डिस्काउंट, 15 AOG कोड यूज़ करो। हमारी टेस्ट सीरीज की कॉस्ट है 4500, आफ्टर जस्ट अवेलिंग द डिस्काउंट आपको पड़ेगा 3500 का, राइट। तो प्लीज़ जाओ, आपको डिटेल डिस्कशन ऑफ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, मैं ही लूँगा, सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रहेगी इन दिस टेस्ट सीरीज। तो फ्रेंड्स आप जाओ और सर्च करो, बाकी कोई डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे या फिर आप अप्रोच कर सकते हो rahul@sleepyclasses.com। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे हेड।